गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स जो है इसको हम सभी लोग कवर करते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है वो जरूरी की होती है, बिकॉज करंट अफेयर्स को हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हम करंट अफेयर्स सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो मेंस में एग्जाम को क्रैक करने की बात आती है वहां पर तो वो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे राइटिंग की, उतना ज्यादा आप करंट अफेयर्स को अप्लाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे उस मटेरियल को जो आपने यूज किए। द सेम गोस फॉर स्टैटिक ऑल्सो। उसी तरीके से एमसीक्यू के अंदर भी मेरली नोइंग द इंफॉर्मेशन और हैविंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ कि करंट अफेयर्स या स्टैटिक के बारे में आपको पता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एमसीक्यू की, तो वहां पर एग्जाम के अंदर उस नॉलेज को अप्लाई करना जो पिछले एक साल से आपने इकट्ठी करी है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि हम मेंस के आंसर लिखते हैं, ताकि जो नॉलेज हमने एक्वायर करी एक साल के अंदर, 2 साल 3 साल के अंदर, उसको हम यूज कर पाए। सिमिलरली एमसीक्यूज जो है वो प्रीलिम्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSC 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस साइड को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। एफसीआरए एंड जीईएसी बीटी क्रॉप्स काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो इसको लेकर भी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर हम एक क्वेश्चन मैप बेस्ड हमारा रहेगा, मैनचेस्टर बेबी के बारे में जानेंगे। फ्लैक्स फ्यूल इंजन, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, एनएमसीजी एंड फाइनली एम योगा ऐप के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलिए, आई होप आप द हिंदू एनालिसिस जो है वो देख रहे होंगे। 6 AM मॉर्निंग में 6 AM ये आपको मिल जाता है सेकंड चैनल के ऊपर, तो इसको जरूर देखा करें, बिकॉज यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से इसे कवर किया जाता है। जो समर 50 कोड है इसको आज आप यूज कर पाएंगे एंड टुडे इज द लास्ट डे। आज आखिरी दिन है, आप 9 बजे तक अब इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कोड है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये आपकी वेरियस सीरीज है जिसमें आप कोड को यूज कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चलेंगे? जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की रखी गई है। 6 या इससे ज्यादा स्कोर करते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 तो आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस तो इसे करना पड़ेगा, और सेकेंड टाइम जब आप इसको देखते हैं तो अपने नोट्स जो है वो जरूर बना लीजिएगा। चलिए, सो यहां पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज reflecting a beautiful example of caste topography, this holy shrine which is dedicated to Lord Shiva can be reached through the town of Pahalgam. The shrine is, किस shrine की बात कर रहे हैं? क्या हम अमरनाथ की बात कर रहे हैं, केदारनाथ की बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, या फिर none of the above? मैं टाइम यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में भी थी, और कास्ट टोपोग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर आपका बेसिक एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकता है। जल्दी से आंसर करें। ओके, सो टाइम इज अप। जेएनके गवर्नमेंट कैंसल्स अमरनाथ यात्रा फॉर दिस ईयर, क्योंकि कोविड-19 जो है उसके केसेस बढ़ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी अमरनाथ यात्रा को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। द हिंदू के अंदर ये न्यूज में था। अमरनाथ यात्रा एक पिलग्रिमेज विजिट है जो कि अमरनाथ केव में करी जाती है, विच इज हिंदू श्राइन जो कि जेएनके के अंदर लोकेट करती है इंडिया के अंदर। द केव इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड, 3888 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये लोकेट करती है। और यहां पर पहुंचने का जो रास्ता है, पहलगाम टाउन जो है वहां से ये यात्रा शुरू करी जा सकती है, तो वहां से इसमें एंट्री करी जा सकती है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू डिवोटीज जो हैं एनुअल पिलग्रिमेज के लिए यहां पर जाते हैं, बट इस साल ये नहीं जा पाएंगे। रीजन वही है क्योंकि कोविड-19 के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अमरनाथ इज द करेक्ट आंसर। तो इस बार अमरनाथ यात्रा हम लोग नहीं कर पाएंगे, रीजन भी जो है वो भी यहां पर बताया गया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कास्ट टोपोग्राफी के ऊपर ही पूछने वाला हूं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बेयरिंग कोविड-19 इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स स्टैंड्स करेक्ट? तो यहां पर आपको बताना है, 2 चीजें दे रखी है। रिसेंटली सीएसई इंडिया के ऊपर भी इसको लेकर डेटा दिया गया था, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि द हिंदू और पीआईबी से तो हम कवरेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो कोविड-19 को लेकर यहाँ पे बताया गया कि कौन से ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है। कार्बन रिटेंशन सर्विस 14 यूटीज एंड स्टेट्स जो है वहां पर इंक्रीज हो गई है। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है फॉर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो 2 आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर यहां पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। 5 सेकेंड्स मोर सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो ये बताया गया कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो रिवर वाटर क्वालिटी इन इंडिया डिड नॉट इंप्रूव ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन था वो काफी हद तक कम हो गया था, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, व्हीकल्स को भी रोका गया था जब नेशनल लॉकडाउन लगा था। लेकिन इस बार स्टेट लॉकडाउन था, उसमें कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, और ये सीएससी की जो न्यू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है, उसको लेकर ये ट्रेंड यहाँ पर सामने आया। तो रिवर वाटर क्वालिटी जो है इंडिया के अंदर वो इंप्रूव नहीं हुई है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें, जैसे कि आप आंसर तो दे चुके हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर मोर देन 12% ऑफ इंडियाज आईयूसीएन रेड लिस्ट एनिमल स्पीसीज जो है वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया था एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ देयर हैज बीन अ ह्यूज जंप इन द फॉरेस्ट फायर इन दिस ईयर, जिसकी वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट फॉरेस्ट फायर्स हैव डिक्रीज, नहीं, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो गई है रादर। और इसके साथ साथ जो आपके 14 यूटीज एंड स्टेट्स है वहां पर कार्बन रिटेंशन सर्विसेज के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो कार्बन रिटेंशन सर्विसेज बढ़ी नहीं है, रादर कम हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर गलत हो जाती है। फॉरेस्ट फायर हमने देखा था पिछले कुछ टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है अलग अलग, चाहे वो महाराष्ट्र हो उड़ीसा हो, वहां पर इसका नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट की बात करें तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट है, इसके कुछ फैक्ट्स जो है, दो फैक्ट्स तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिए, वो आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पर मोर देन 12% ऑफ इंडियाज आईयूसीएन रेड लिस्ट एनिमल स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड है, ये भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया था जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 को लेकर है। कल मैंने जब आपको द हिंदू का एनालिसिस बताया था, तो वहां पर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा कि एफसीआरए के अंदर हमने अमेंडमेंट किया है, जिसकी वजह से ये तो हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो बुरे एनजीओस है, बैड एनजीओस है, वो उनको उन तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिल रहा है जो गुड एनजीओस हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी पैसा मिलने में तकलीफ हो रही है। देख लेते हैं एफसीआर अमेंडमेंट 2020 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोबारा से अपीयर हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। सिविल सर्वेंट्स आर अलाउड टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर फिलेंथ्रोपिक वर्क ओनली। तो सिविल सर्वेंट्स जो है उनको अलाउ किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही एरिया के अंदर, कि फिलेंथ्रोपिक वर्क के लिए वो एफसीआरए को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया गया है। NGO registered under this have to spend 20% of its foreign fund for its administrative work। तो 20% यहां पर किसके लिए देना पड़ेगा पैसा? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए देना पड़ेगा। सोच समझ के आंसर करिए। द हिंदू का क्वेश्चन है, वहां से बनाया गया, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द टाइमर। तो यहां पर आंसर करने की कोशिश करिएगा। टाइम मैंने आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यू हैव 10 सेकेंड्स। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी, जिसमें रिलैक्स करने के लिए बात करी गई थी कि एफसीआरए नॉर्म्स जो है इसको रिलैक्स करना चाहिए। जीएसटी सॉप्स जो है उसको भी एक्सपेंड करना चाहिए, उन कोविड-19 इंपोर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वेव्स। और यहां पर अगर हम वन बाय वन देखें इसके अंदर, तो आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन जो है इसको लेकर किया था। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स हो, जजेस हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सबको कहा गया था कि आप फंड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर दिस हैव टू स्पेंड 20% ऑफ इट्स फॉरेन फंड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि काफी सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि बहुत पैसा जो है बाहर की कंट्री से लेते हैं, और उसमें मेजर पोर्शन 50% और इवन इससे भी ज्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं। मतलब जिस चीज के लिए पैसा लिया गया है उस चीज पे तो पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो पैसे अपने खर्चे को दिखा रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि पैसा एक्चुअल में खर्च कहां हो रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई एनजीओ जो है वो महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया है, और यहां पर अगर उनको 10 करोड़ या 100 करोड़ मिलता है, मान लीजिए कि चाइना से, तो उस 100 करोड़ में से 50% से भी ज्यादा, 55 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ वो दिखा रहे थे कि हम इसे कहां पर खर्च कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और रिमेनिंग स्किल के लिए, जो महिलाओं को स्किल देना है। तो देखा जाए तो इतना बड़ा अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, तो यहां पर कुछ फिशी लगा। होम मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा जिस काम के लिए पैसा ले रहे हो पैसा वहां लगाओ, देश को तोड़ने में पैसा मत लगाओ, ठीक है। तो यहां पर कहा गया कि देखिए जो आपका परसेंटेज है 20% पैसा जो है अप टू 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। वी अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपके होते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं होते कि 70% पैसा जो है वो आपका इसके अंदर लग जाए। तो एनजीओ रजिस्टर अंडर दिस हैव टू स्पेंड, देखिए हैव टू नहीं है यहां पर, दे कैन स्पेंड। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो यहां पर ऐसे नहीं कि उनको 20% खर्च करना ही करना है। इसके तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए अपने विदेशी कोष का 20% खर्च करना पड़ता है। 20% तक वो खर्च कर सकते हैं, ना कि 20% उनको खर्च करना पड़ता है। तो जो लिमिट सेट करी गई वो 20% करी गई है। बिल्कुल ध्यान से, इसी वजह से कहता हूं स्टेटमेंट को पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से घुमाकर स्टेटमेंट देगा, आपको लगेगा एनजीओ 20%,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर चलो ठीक कर देते हैं, नहीं, यहां पे हमें स्टेटमेंट को पढ़ के समझना भी पड़ेगा कि स्टेटमेंट कहने की क्या कोशिश कर रही है। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, वैसे आंसर आपका यहां पे बी हो जाएगा, वो ये थी कि एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस, दे कैन स्पेंड अप टू 20%, 20% तक खर्च कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड खर्च नहीं कर सकते। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिस्कशन हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, होल्डर ऑफ आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू सिविल सर्वेंट्स, और ये सब चीजें हमने पढ़ी, और 20% तक आप खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर, ताकि मिसयूज ना हो पैसे का, इसी वजह से ये कंडीशन जो थी लगाई गई थी। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जीईएसी के बारे में देखते हैं। जीईएसी सीन इन द न्यूज, ये किसके अंदर आता है, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर मैंने टाइमिंग जो है स्टार्ट कर दिया, द हिंदू के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। रिसेंटली HTBT कॉटन जो है ये न्यूज में था, तो HTBT कॉटन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन दो जीईएसी के द्वारा इसे मना किया गया, फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया, और यहां पर कहा गया कि देखिए बीटी कॉटन जो है उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HTBT कॉटन को, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है, उसको यहां पर इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया, क्योंकि जीईएसी के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया। तो एक ये न्यूज थी, और एक ये न्यूज थी जो कि पंजाब से है कि बीटी कॉटन अडॉप्शन इन पंजाब हैज रिजल्टेड इन नेट इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे स्टडी जो थी वो करी गई थी, जिसमें बताया गया कि बीटी कॉटन जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक फायदा हुआ है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि बीटी क्रॉप से इकोनॉमिक फायदा होता है, लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है वो भी यहाँ पर बताए गए, जो स्टडी करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जीईएसी का मेन काम जो होता है, आप जानते हैं कि ये क्या बीटी क्रॉप यूज करनी है, नहीं करनी, किस एरिया में करनी, किस एरिया में नहीं करनी, उसके अप्रूवल को लेकर रहता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो मैंने आपको बता दिया। जीईएसी का काम क्या होता है वो भी जानना काफी जरूरी होता है, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। अप्रूवल का काम जो होता है वो इसके द्वारा दिया जाता है। बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप जो कि हमारे यहां पर जिसको अप्रूवल मिला हुआ है। आप याद करिएगा, आज से अराउंड 15 साल पहले बीटी ब्रिंजल को लेकर, 10 से 15 साल पहले इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और तब इसको बैन किया गया था कि जो फूड क्रॉप्स हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जीईएसी फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एज पर रूल्स 1989 इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो तभी जितने भी बीटी के या फिर कहें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जितने भी इश्यूज होते हैं वो जीएसी के द्वारा डील किए जाते हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय, कैस्पियन सी किसके द्वारा सराउंड किया जाता है? 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। मैं आपका टाइम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। द हिंदू से ये क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहां पर अर्मेनिया भी न्यूज में था, और अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी फॉर अहेड इन अर्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, अर्मेनिया न्यूज में तो अर्मेनिया इसी रीजन के अंदर फॉल करता है। अर्मेनिया के ऊपर क्वेश्चन मैं आपसे पहले काफी बार पूछ चुका हूं, क्योंकि आपको याद होगा आपका नगोर्नो काराबाख रीजन काफी ज्यादा न्यूज में था, तब हमने अर्मेनिया को और अजरबैजान के मैप को देखा था। तो उससे थोड़ा सा हटते हुए उसके पास को जो मैप है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर। तो कैस्पियन सी किसके द्वारा सराउंड करता है, होप आपने सोच लिया होगा इसको। और यहाँ पर अभी आइए मैप के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए आपको रशिया दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, उज्बेकिस्तान अंदर की साइड है, हियर इट इज तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे ईरान भी है और अजरबैजान भी है, दिस इज आपका अर्मेनिया, ये छोटा सा, राइट। और यहाँ पे आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है, जिसके लेकर अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर किर्गिस्तान हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। तुर्कमेनिस्तान था क्या इसमें, रशिया था क्या इसमें, देखिए दोबारा से। सो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी आपको दिख गया, और यहां पर रशिया भी आपको दिख गया। कजाकिस्तान तक किर्गिस्तान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है। 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि 50% डिस्काउंट आपको मिल जाए। चाहे आप 100 डेज की सीरीज, 200 डेज की सीरीज, मिशन यूपीएससी 2020 या फिर 2023 को यूज करना चाहते हैं, या फिर एनरोलमेंट करके इन कोर्सेज के अंदर डे वाइज अपनी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं, तो समर 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, जो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन के ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था, इसको किस नाम से जाना चाहता है? बाबा यागा के नाम से, एनियाक, यूनिवैक, बेबी मैनचेस्टर के नाम से। टाइम में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू के अंदर दिया गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन द वर्ड्स फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, SSEM, उसको एक दूसरे नाम से पुकारा जाता था,
और उसका नाम था बेबी मैनचेस्टर। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाता हूं आपको, और ये किस तरीके से मशीन दिखती थी वो भी यहाँ पर दिखा देता हूं। इस बेबी मैनचेस्टर को SSEM कहा जाता था। SSEM का मतलब है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये, और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर बनाया गया था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट रन्स ऑन ब्लेंडेड फ्यूल। ये ब्लेंडेड फ्यूल जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन है ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर चलता है। इट रिक्वायर्स 2 फ्यूल स्टोरेज टैंक्स अनलाइक द बाय फ्यूल इंजन, जिसके अंदर एक ही टैंक की जरूरत होती है। टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट पोस्ट से ये बनाया गया है आपका, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल था और आपकी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल विद फ्लैक्स फ्यूल इंजन, और ये मैंडेटरी करने जा रहे हैं फॉर कार मेकर्स इन इंडिया। ऐसा इसके ऊपर प्लानिंग करी जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसे मैंडेटरी कर दिया जाए। अब फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं? फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स और डुअल फ्यूल व्हीकल्स भी इनको कहा जाता है। एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है इन विच इंटरनल कंबशन इंजन आर डिजाइन टू रन ऑन मोर देन वन फ्यूल। ठीक है, आप जानते हैं कि हम यहां पर ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात करें, डेली बेसिस पे हम हाइड्रोजन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये देखते हैं। डेली बेसिस पे हम E3 याद आ रहा है आपको? इथेनॉल। इथेनॉल से एक ई का मतलब इथेनॉल, एक ई का मतलब इकोनॉमी, एक ई का मतलब एनवायरमेंट। इथेनॉल के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी 7 जून को जब प्रधानमंत्री लाइव आए थे देश के सामने, तब भी उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी थी, जिसमें 20% टारगेट जो है उसकी जो तिथि थी वो जो ईयर 2030 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना ज्यादा जो ऑयल का कंजम्पशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां पर उसी को ही ध्यान में रखते हुए ये चीज लाई गई है कि हमें हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, आप चाहें तो उसे आप उसकी बैटरी पे चलाएं, या फिर चाहें तो अपने सॉकेट के अंदर जो आपका प्लग होता है उसको डालकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से भी उसे चला सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, राइट। इसी तरीके से आपके मोबाइल के अंदर 2 सिम रहते हैं, आप चाहे तो जियो का सिम यूज करें, आप चाहे तो एयरटेल का यूज करें। तो एक ऑप्शन जो होता है जब वो हमारे पास होता है तो यू फील पावरफुल, और आपके पास एक चॉइस भी रहती है। उसी तरीके से हमारे व्हीकल्स के अंदर भी इस चॉइस को मैंडेटरी करने की प्लानिंग जो है वो चल रही है, ताकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल जो है वो लाए जाए, और यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसके पास चॉइस भी रहनी चाहिए। उसका व्हीकल एक से ज्यादा फ्यूल के ऊपर चलना चाहिए। दे यूजुअली रन ऑन गैसोलीन ब्लेंडेड विद ईदर इथेनॉल और मेथनॉल फ्यूल। बोथ ऑफ द फ्यूल्स आर स्टोर्ड इन सेम कॉमन टैंक। यहां पर जो यही यूनिक चीज है इसकी, क्योंकि इसके अंदर जो गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है वो इथेनॉल के साथ ब्लेंड करी जाती है या मिथेनॉल के साथ ब्लेंड करी जाती है, लेकिन टैंकर एक ही होता है। तो दोनों ही जो फ्यूल्स होते हैं वो एक कॉमन टैंक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग टैंक नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब बाय फ्यूल की बात करते हैं, एक तो आपका हो गया फ्लेक्सी फ्यूल, ठीक है, वर्सेस बाय फ्यूल। बाय में बाय है, बाय मतलब होता है 2, और इसके अंदर टैंक्स भी 2 होते हैं। तो अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग टैंक्स होते हैं, लेकिन फ्लेक्सी फ्यूल के अंदर एक ही टैंक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो कॉमन टैंकर के अंदर ही आपका जो डिफरेंट टाइप का फ्यूल होता है वो यहां पर स्टोर किया जाता है। सो इट रन्स ऑन अ ब्लेंडेड फ्यूल, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट रिक्वायर्स 2 फ्यूल स्टोरेज, नहीं, इसमें बाय फ्यूल जो होता है उसके अंदर 2 स्टोरेज की जरूरत होती है। इसके अंदर तो एक कॉमन टैंक को ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपसे पूछा भी क्या था करेक्ट कौन सा है, तो योर आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा यहां पर फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD एंड WTO। अभी जो है इंडिया को एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया, UNCTAD के द्वारा कहा गया कि इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट बना है 2020 को, अगर ध्यान में रखा जाए। और अगर आप देखेंगे इवन स्टॉक मार्केट भी इसी वजह से काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि यहां पर FDI जो है अभी बीच में जो मार्च, अप्रैल, मई का महीना था, और इसमें से आप मार्च भी वैसे हटा सकते हैं, यहां पर देखा था तो काफी डेटा नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद मई के बाद जो है जून के अंदर, इवन जून के फर्स्ट वीक में ही काफी ज्यादा इनकमिंग जो थी वो होनी शुरू हो गई। और जो डेटा भी रिप्रेजेंट किया गया पिछले साल का ध्यान में रखते हुए, कोविड के फर्स्ट वेव को ध्यान में रखते हुए, वहां पर भी कहा गया कि इंडिया जो है 5वां बड़ा FDI रेसिपिएंट है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि UNCTAD के द्वारा ये कहा गया, तो यस, ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो भी UNCTAD के द्वारा लाई जाती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? C विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट FDI जो है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 27%।
ठीक है, और 64 बिलियन जो है टोटल डेटा था यहाँ पे 2020 के अंदर। एफडीए वाज इंक्रीज्ड बाय एक्विजिशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारा एक्विजिशन जो है वो देखने को मिला है। पेंडेमिक हैज आल्सो इंक्रीज डिमांड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो स्कूल कॉलेजेस है वो भी बंद है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है वो इवन जो कंपनीज है वो भी वर्क फ्रॉम होम करके चलाई जा रही है, तो आईसीटी की डिमांड काफी ज्यादा हुई है, तो इस एरिया के अंदर एक्विजिशन और एफडीआई जो है वो काफी ज्यादा आई है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर पूछा गया, एनएमसीजी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हो सकता है ओनली गंगा फ्लोइंग स्टेट्स आर पार्टी टू दिस मिशन, तो इसमें गंगा जहां जहां से जिस जिस राज्य से होकर जाती है वो इसके अंदर मेंबर है। तो यहां पर द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, 10 सेकंड्स आपके शुरू हो गए, जल्दी से बताएं। यहां पर कहा गया था कि डिस्कार्डेड बॉडीज डिड नॉट ऐड टू गंगा पोल्यूशन, मिनिस्टर जल शक्ति के द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी गई थी। तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट जो है उसको लेकर कुछ लोग इससे अग्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो एनएमसीजी को लेकर आ सकता है। तो यहां पर हैज इट बीन इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल, तो एनजीसी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और क्या गंगा फ्लोइंग स्टेट्स जो है वही पार्टी टू द मिशन है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, आल्सो नोन एज नेशनल गंगा काउंसिल। दिस मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12 ऑफ अगस्त 2011, और इसके अंदर जो राज्य शामिल है उसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है एम योगा ऐप को लेकर पूछा गया है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया, डब्ल्यूएचओ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, आयुष एंड मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, डब्ल्यूएचओ और आयुष के द्वारा, या ऑल ऑफ द थ्री, जिनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है, मतलब डब्ल्यूएचओ भी, मिनिस्ट्री हेल्थ भी और आयुष भी। तो जल्दी से आंसर करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एम योगा ऐप जो है अभी जो हमने इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया उस उपलक्ष्य के अंदर यहां पर लॉन्च करी थी, और एक मंत्रा भी दिया, योगा से सहयोग तक, योग से सहयोग तक, ये मंत्रा जो था वो भी यहां पर दिया गया। आपको बताना था किसके द्वारा लॉन्च करी गई, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 10 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, जल्दी से बताएं। सो यहां पे इट इज लॉन्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया गया है, तो यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है, क्योंकि योग जो है इंडिया की देन है पूरे वर्ल्ड को, सो इट विल इनिशियली बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच जो है, क्योंकि फ्रांस में भी काफी सारे लोग योगा के लिए काफी मतलब योगा को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए लेकर आया गया है, और डब्ल्यूएचओ आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया। हो सकता है आगे जाके और भाषाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो तो इसमें शामिल करनी ही चाहिए, इवन जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, वो भी इसमें शामिल करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है योगा को समझ सके, योगा को प्रैक्टिस कर सके। चलिए 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को हम एक्टिवली रिवाइज करेंगे, तो एक्टिव रिवीजन हमारी रहने वाली है, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कोशिश करिएगा जितनी भी चीजें हमने पिछले 20 मिनट के अंदर कवर करी हैं उसे यहां पर रिकॉल करने की, और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, विनर ऑफ द डे जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, होली श्राइन विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, कौन सी श्राइन है जहां पर जाने के लिए अभी कोविड-19 की वजह से मना किया गया है, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया था, तो यस अमरनाथ यात्रा जो थी उसके लिए यहां पर अभी रुकने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था कोविड-19 इन माइंड को रखकर पूछा गया था कि जो आपकी स्टेट रिपोर्ट आई है, इसके अंदर स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या क्या चीजें सामने आई है। पहली चीज तो ये कि रिवर का पोल्यूशन कम नहीं हुआ है, सेकंड फॉरेस्ट फायर्स डिक्रीज नहीं हुए, रादर इंक्रीज हुई है, और कार्बन रिटेंशन सर्विसेज जो है वो इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज हुई है। ये सब चीजें जो थी इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर, क्या सिविल सर्वेंट्स किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस और नो आंसर करिएगा। आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अप टू 20% तक किए जा सकते हैं, और यहां पे सिविल सर्वेंट्स को ये चीज अलाउ नहीं करी है। और रिलैक्सेशन की बात करी थी सीआईए के प्रेसिडेंट ने कि कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि यहां पर एफसीआरए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया जा सके, और कोविड-19 के टाइम पर लोगों की हेल्प करी जा सके। जीईएसी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अप्रूवल का काम जो इसका है बीटी कॉटन को लेकर या फिर बीटी के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर, वो जीईएसी के द्वारा किया जाता है। जैसे बीटी कॉटन को इसने अप्रूव किया लेकिन एचटीबीटी को अप्रूव नहीं किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा। देन हमने कैस्पियन सी के बारे में देखा, कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर टच करती है, तो तुर्कमेनिस्तान, रशिया जो है वो इसको सराउंड करती है, ध्यान रखिएगा। किर्गिस्तान दूर दूर तक नहीं थी, रातर कजाकिस्तान थी। आर्मेनिया भी न्यूज में था,
समर 50 कोड आज आखिरी दिन है, रात को 9 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी सीरीज आपको सिलेक्ट करनी है वो करके आप यहां पर देख लीजिएगा और इस कोड को यूज कर लीजिएगा। डे वाइज तैयारी करने के लिए आप 200 डेज या फिर नेक्स्ट ईयर अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन का नाम क्या था? बेबी मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। सॉर्ट ऑफ अ कंप्यूटर था आपका डेटा को स्टोर करने के लिए। देन हमने फ्लैक्सी फ्यूल के बारे में देखा था, तो फ्लैक्स फ्यूल इंजन के अंदर क्या था? टैंकर कितने थे? एक थे या दो थे? मल्टीपल थे या सिंगल थे? बताइएगा। इट रन्स ऑन ब्लेंडेड फ्यूल, तो फ्यूल तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन बाय फ्यूल इंजन जो अभी तक एग्जिस्ट करता है उसकी बजाय यहां पर एक ही टैंकर जो है वो रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को लेकर यूएनसीटीएडी के द्वारा लाई जाती है, क्योंकि यहां पर बताया गया इंडिया एफडीआई के मामले में कितना बड़ा रिसिपिएंट है? पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है? बताइए। ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 को हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको नेशनल क्लीन गंगा के बारे में बताया था। ये मिशन किसके द्वारा हेड किया जाता है? जल्दी से बताएं। गंगा फ्लोइंग स्टेट्स जो है वो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल भी शामिल है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, और आपका वेस्ट बंगाल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो यहां पर इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एम योगा ऐप के बारे में था। एम योगा ऐप किसके द्वारा बनाई गई है? जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर WHO और आयुष जो है वो शामिल है। जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है। योग से सहयोग तक इसके अंदर एक नारा जो है वो दिया गया था। इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा के अंदर इसे लेकर आया गया है। सो दीज वर द क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे। सैटरडे संडे, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि पर्टिकुलर डे का मेरे को MCQ नहीं मिल रहा है, तो अगर वो सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे को आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपके मैराथन आते हैं, जिसको आप जरूर देखिएगा। मैराथन को करने का तरीका यही है, 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के, तो आप टारगेट बना के चलें कि 60 जो कट ऑफ रखी जाती है इसके अंदर उससे ऊपर स्कोर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एम योगा इज लॉन्च बाय, ये जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी गई है वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइएगा कि एक्चुअल में लॉन्च किसके द्वारा करी गई है, मतलब बनाई किसके द्वारा गई है, ये मुझे बताइएगा आंसर के अंदर। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो करेक्ट आंसर है वो विजेंद्र ने दिया है। विजेंद्र, आप मुझे नेटवर्क IS के ऊपर मेल करके या फिर @prince_लूथरा के ऊपर बता दीजिएगा, मैसेज करके, टेलीग्राम करके, कि आपको जो PDF आपने यहाँ पे जीती है वो हिंदी में देनी है या इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे नेटमॉक मेंस और इंटरव्यू के जो चैनल्स हैं दीज आर आल्सो अवेलेबल टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर आप, मैं जो हिंदू एनालिसिस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो आप मेंस के अंदर आंसर करें और इंटरव्यू का क्वेश्चन इंटरव्यू में आंसर करें। इंटरव्यू में आपको रिकॉर्डेड आंसर देना है ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी, क्योंकि देखिए रोज अगर आप 1 मिनट इसके ऊपर बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, इमेजिन करें 365 दिन के बाद आपकी कितनी 365 मिनट की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और क्योंकि आप डेली करते हैं वो आपके लिए एक हैबिट बन चुकी होगी। और 365 दिन के बाद जब प्रीलिम्स और मेंस आपका क्रैक होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उतना डर नहीं लगेगा, इवन मॉक इंटरव्यू पे भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी पहले से ही 365 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी होगी उसका आंसर देने की। ठीक है, सो इंटरव्यू के अंदर रिकॉर्ड करके अपना आंसर दीजिएगा 30, 40, 50, 60 सेकंड के अंदर, और मेंस के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि 365 दिन की प्रैक्टिस के बाद यू कैन इमेजिन कि कितनी अच्छे से मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सेकंड चैनल एंड थर्ड चैनल अवेलेबल, नेटमॉक UPSC, आप नेटमॉक UPSC लिख के सर्च कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा, तीनों चैनल जो है आपको बारी बारी से दिख जाएंगे। जल्दी से आप अपने मार्क्स लिखें, कितना आपने स्कोर किया है। अगर आपने 6 से ज्यादा किया, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, अदरवाइज डेंजर जोन में है। लेकिन ये चीज मानिएगा, कितना भी स्कोर क्यों ना आया हो, चाहे 10 on 10 ही क्यों ना स्कोर किया हो, सेकंड टाइम में देखते हुए अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाना जरूरी है और वो आपको सेकंड टाइम में बनाने होते हैं, ताकि आप फर्स्ट टाइम के अंदर तो पूरा अटेम्प्ट करें, आपका फोकस जो है वो इन्फॉर्मेशन को समझने में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। सेकंड टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नोट्स में डालने के लिए है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नोट्स में डालने के लिए नहीं है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको इसकी PDF जो है वो भी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, PDF के अंदर जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हो सकता है वो कुछ चीजें ना हो, इसी वजह से लेक्चर को यूज करके अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे बता सकते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक एंड व्हेन यू शेयर, वो मुझे खास तौर पे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, सो दैट आई कुड ब्रिंग मोर कंटेंट, बेटर कंटेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।